बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ को एंड द फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सरफेक्टेंट। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सरफेस एक्टिविटी। सरफेक्टेंट का मतलब है सरफेस एक्टिव एजेंट्स, क्योंकि ये कंपाउंड लिक्विड्स की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और एबिलिटी टू रिड्यूस सरफेस टेंशन इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम सरफेस एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि सरफेस एक्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सरफेक्टेंट की सरफेस एक्टिविटी यानी एबिलिटी ऑफ सरफेक्टेंट टू रिड्यूस सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें सरफेस एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उतना ही सरफेस टेंशन रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके लिए ट्राब्स रूल डिस्कस करता है कि सरफेस एक्टिविटी का सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर से क्या रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू ट्राब्स रूल, सरफेस एक्टिविटी इंक्रीजेस 3 टाइम by adding one methylene group in hydrophobic part of surfactant। सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट में अगर एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो उसकी सरफेस टेंशन तो उसकी सरफेस एक्टिविटी 3 गुना बढ़ जाती है। सरफेस एक्टिविटी के 3 गुना बढ़ने का मतलब है कि वो सरफेस टेंशन को 3 गुना ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। Surface activity of surfactant increases 3 times by adding one methylene group in hydrophobic part of surfactant। And increase in surface activity mean decrease in surface tension। तो मिथाइलिन ग्रुप ये देखिएगा, CH2 group, this group is called methylene group। कार्बन एटम जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और उसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हों, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ हों, इसको यूं लिखा जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जब हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, इट विल बी रिटन लाइक दिस एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। ये देखिएगा, ये एक कैटायनिक सरफेक्टेंट है ओ टैब। ओ टैब मीन ऑक्टाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसमें जैसा कि नाम से जाहिर है, इसके हाइड्रोफोबिक ग्रुप में 8 कार्बन एटम है। इट इज ऑक्टाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब इसके नीचे ये जो सरफेक्टेंट है इट इज डिकाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसके हाइड्रोफोबिक ग्रुप में 10 कार्बन एटम है। अब ओ टैब और डी टैब, इनमें 2 कार्बन एटम का डिफरेंस है। इसका मतलब है डी टैब की सरफेस एक्टिविटी ओ टैब से 6 गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 2 मिथाइलिन ग्रुप ज़्यादा हैं। और अगर हम नीचे चलें, दिस इज अनदर कैटायनिक सरफेक्टेंट टी टैब, टेट्राडिकाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब इसमें 14 कार्बन एटम है। ये टेट्राडिकाइल मीन अल्काइल ग्रुप हैविंग 14 कार्बन एटम। इसकी सरफेस एक्टिविटी डी टैब से 16 टाइम ज्यादा होगी। और देन हेक्साडिकाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, जिसमें 16 कार्बन एटम है। ये देखिएगा, इसके
अल्काइल ग्रुप में 16 कार्बन एटम है, इट इज कॉल्ड सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सीटाइल मीन अल्काइल ग्रुप हैविंग 16 कार्बन एटम, और इसको हेक्साडिकाइल भी कहते हैं, हेक्साडिकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इन शॉर्ट इसे एब्रीवेट किया जाएगा सी टैब, या अगर इसे हेक्साडिकाइल कहा जाए देन इट इज कॉल्ड एच टैब। इसकी सरफेस एक्टिविटी टी टैब से 16 टाइम्स ज्यादा होगी, क्यों कि इसमें 16 कार्बन एटम है। तो एक कार्बन एटम ऐड होने से सरफेस एक्टिविटी 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू ट्रॉब्स रूल। तो समरी ये है कि जितना हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज्यादा होगा उतना ही सरफेस एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक करैक्टर जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही उसकी सरफेस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली ये देखिएगा, ये एनायनिक सरफेक्टेंट है सोडियम डिकाइल सल्फेट या सोडियम डिसाइल सल्फेट। डिसाइल मीन अल्काइल ग्रुप हैविंग 10 कार्बन एटम, और इससे नेक्स्ट है सोडियम डू डिसाइल सल्फेट। डू डिसाइल मीन अल्काइल ग्रुप हैविंग 12 कार्बन एटम। तो सोडियम डू डिसाइल सल्फेट, जिसको SDS कहते हैं, इसकी सरफेस एक्टिविटी सोडियम डिसाइल सल्फेट से 6 टाइम्स ज्यादा होगी। और हमने पढ़ा था कि SDS इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सरफेक्टेंट बिकॉज इट इज द चीपेस्ट सरफेक्टेंट। अब हमने पढ़ा पहला पॉइंट कि सरफेस एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोफोबिक करैक्टर। इसका अगर इन्वर्स कर लें, हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज्यादा है तो सरफेस एक्टिविटी ज्यादा है, और अगर हाइड्रोफिलिक करैक्टर ज्यादा हो तो फिर सरफेस एक्टिविटी कम होगी। सरफेस एक्टिविटी ऑफ सरफेक्टेंट इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन इट्स हाइड्रोफिलिक करैक्टर। अलबत्ता सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाए तो हाइड्रोफिलिक करैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हाइड्रोफिलिक पोर्शन के ऊपर अटैच होकर उनके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से सरफेस एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो सरफेस एक्टिविटी of surfactant directly depends on concentration of added electrolyte। और चौथा फैक्टर जिस पे सरफेस एक्टिविटी डिपेंड करती है, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ को-सरफेक्टेंट। को-सरफेक्टेंट ऐसे कंपाउंड हैं जो जिनमें हाइड्रोफोबिक करैक्टर कम होता है, लेकिन इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन चूंकि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा लेंथी नहीं होता, इसलिए इन कंपाउंड को सरफेक्टेंट नहीं कहा जाता। सरफेक्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एटलीस्ट 10 होने चाहिए, या 8 तक भी ठीक है, 7-8 तक भी ये कंपाउंड सरफेक्टेंट कहलाते हैं। अगर किसी कंपाउंड में 2-3 कार्बन एटम है देन उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों होंगे, लेकिन फिर भी वो कंपाउंड सरफेक्टेंट नहीं कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड को-सरफेक्टेंट। तो को-सरफेक्टेंट्स आर द कंपाउंड्स इन विच molecule has both polar and non-polar parts, but non-polar part, or we can say hydrophobic part, has less than 8 carbon atoms. For example, short chain alcohol, लॉन्ग चेन अल्कोहल नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते हैं, लेकिन शॉर्ट चेन अल्कोहल
लाइक मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये को सर्फेक्टेंट होते हैं। सिमिलरली शॉर्ट चेन एस्टर्स, शॉर्ट चेन अल्काइल हिलाइड्स एटसेट्रा, these are co-surfactants. तो अगर सर्फेक्टेंट के सोल्यूशन में को सर्फेक्टेंट्स ऐड कर दिए जाएं तो सरफेस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब another property of surfactant, solubility in water is inversely dependent on length of hydrophobic part. सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, या यूं समझ लें कि हाइड्रोफोबिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। अलबत्ता नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट डायरेक्टली डिपेंड ऑन हाइड्रोफोबिक करैक्टर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सर्फेक्टेंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ ज़्यादा होगी, क्लोज पैकिंग होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अलबत्ता अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचेस आ जाएं या अनसैचुरेशन हो तो फिर जितना अनसैचुरेशन ज़्यादा होगी, जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सर्फेक्टेंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ straight chain hydrophobic part. And melting point of surfactant inversely depends on branching or unsaturation of hydrophobic part. अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचिंग हो या अनसेचुरेशन हो तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और अगर स्ट्रेट चेन ज़्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। Degree of precipitation of surfactant in water directly depend on length of hydrophobic part. हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ जितना ज़्यादा होगी उतना ही सर्फेक्टेंट इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और लिक्विड क्रिस्टल बनाने की एबिलिटी भी हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ ज़्यादा होगी उतना ही सर्फेक्टेंट में लिक्विड क्रिस्टल बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। अब बच्चों, अगर आपको बताया जाए 3-4 सर्फेक्टेंट गिवन हों और आपको कहा जाए कि बताएं इनमें से कौन सा सर्फेक्टेंट है जो इजीली लिक्विड क्रिस्टल बना सकता है, तो जिसका हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा लेंथी होगा वो इजीली लिक्विड क्रिस्टल बनाएगा, और जिसका हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा होगा वो इजीली प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और जिस सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट लेंथी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस तरह अगर आपको डिफरेंट सर्फेक्टेंट गिवन हो तो उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट से, या उनके हाइड्रोफोबिक करैक्टर और हाइड्रोफिलिक करैक्टर से आपने उनकी करैक्टरिस्टिक्स एस्टिमेट कर लेनी है। नंबर 11, क्लोज पैकिंग। सर्फेक्टेंट में हाइड्रोफोबिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उनमें सरफेस पे एड्जॉर्ब होने की और सरफेस के ऊपर एक दूसरे के करीब एड्जॉर्ब होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। इस एबिलिटी को कहते हैं क्लोज पैकिंग। एबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल टू एड्जॉर्ब क्लोज टू ईच अदर। जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट में स्ट्रेट चेन लेंथी होगी उतना ही क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगी। ये वाटर की बात हम कर रहे हैं। क्लोज पैकिंग ऑफ सर्फेक्टेंट्स एट वाटर एयर इंटरफेस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट की स्ट्रेट चेन जितनी लेंथी होगी उतना ही एयर वाटर इंटरफेस पर क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगी, और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचिंग हो तो क्लोज पैकिंग कम होगी। क्लोज पैकिंग ऑफ सर्फेक्टेंट एट एयर वाटर इंटरफेस इनवर्सली डिपेंड्स ऑन ब्रांचिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो अगर आपको 2 सर्फेक्टेंट गिवन हो तो जिसमें
लेट सपोज दो सरफेक्टेंट हमारे पास हैं और दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम है 15। एक सरफेक्टेंट में ये 15 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अटैच हैं और दूसरे सरफेक्टेंट में ब्रांचेस बनी हुई हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट में। तो जिस सरफेक्टेंट में ब्रांचेस होंगी उसमें इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी स्ट्रेट चेन की। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचेस हों तो हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ कम होने से उनकी क्लोज पैकिंग भी कम होगी, उनकी सरफेस एक्टिविटी भी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो जहां जहां हमने लेंथ का वर्ड यूज किया है वहां पर बेहतर है इफेक्टिव लेंथ ऐड कर दिया जाए। तो एबिलिटी ऑफ सरफेक्टेंट टू फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो लेंथ के साथ इफेक्टिव लेंथ का वर्ड हम ऐड करते जाएंगे तमाम प्रॉपर्टीज में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सरफेस एक्टिविटी हाइड्रोफोबिक करैक्टर पे डिपेंड करती है और हाइड्रोफोबिक करैक्टर डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट पे। तो solubility in water inversely depends on effective length of hydrophobic part. Solubility in non-polar solvent depends on effective length of hydrophobic part. Melting point directly depends on effective length of hydrophobic part, and so on. Close packing of surfactant at air-water interface directly depends on unsaturation. Unsaturation of trans-hydrophobic part. अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट में अनसेचुरेशन हो देन हाइड्रोफोबिक पार्ट सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। ट्रांस के केस में क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी। जितना ट्रांस करैक्टर ज्यादा होगा अनसेचुरेशन में, अगर ट्रांस आइसोमर्स होगा तो क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी, अगर सिस होगा तो क्लोज पैकिंग कम होगी। तो क्लोज पैकिंग ऑफ सरफेक्टेंट एट एयर वाटर इंटरफेस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अनसेचुरेशन ऑफ सिस हाइड्रोफोबिक पार्ट। सिस हाइड्रोफोबिक पार्ट की अनसेचुरेशन ज्यादा होगी तो क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी। सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, सिस हाइड्रोफोबिक पार्ट की अनसेचुरेशन ज्यादा होगी तो क्लोज पैकिंग कम होगी, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी फॉर मिस्टेक। ट्रांस हाइड्रोफोबिक पार्ट में अनसेचुरेशन ज्यादा होगी तो क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी। सिस हाइड्रोफोबिक पार्ट में अगर अनसेचुरेशन ज्यादा है, सिस आइसोमर्स बने हुए हैं, देन क्लोज पैकिंग कम होगी। और अगर एरोमेटिक करैक्टर हो हाइड्रोफोबिक पार्ट में, अगर एरोमेटिक रिंग्स हों देन क्लोज पैकिंग कम हो जाएगी। क्लोज पैकिंग ऑफ सरफेक्टेंट at air water interface, or we can say water air interface, inversely depends on aromatic character of hydrophobic part. Now another property, tendency of surfactant to adsorb at air water interface directly depends on effective length of hydrophobic part. हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा होगी तो सरफेक्टेंट की सरफेस पर एड्जॉर्ब होने की और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। अगेन अगर ब्रांचेस हैं तो इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी और इफेक्टिव लेंथ कम होने से टेंडेंसी टू एड्जॉर्ब एट इंटरफेस कम हो जाएगी।
एरोमेटिक करैक्टर आने से भी एक्चुअली हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ कम हो जाती है। तो टेंडेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट टू एड्सॉर्ब एट एयर वाटर इंटरफेस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एरोमेटिक करैक्टर। अगर एरोमेटिक करैक्टर ऐड करते जाएंगे हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, टेंडेंसी टू एड्सॉर्ब एट इंटरफेस इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन क्लोज पैकिंग कम हो जाएगी। तो हाइड्रोफोबिक करैक्टर इंक्रीज करने से टेंडेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट टू एड्सॉर्ब एट एयर वाटर इंटरफेस इंक्रीज होगी। और एरोमेटिक करैक्टर अगर आएगा हाइड्रोफोबिक पार्ट में, यानी अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट में कोई एरोमेटिक रिंग भी है तो भी हाइड्रोफोबिक करैक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि एक बेंजीन रिंग 3.5 कार्बन एटम के इक्विवेलेंट कंसीडर होगी। एक बेंजीन रिंग का करैक्टर 3.5 कार्बन एटम के इक्विवेलेंट कंसीडर होगा, तो हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और हमने पढ़ा है कि अगर इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा होगी प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली माइसल बनाने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा हो, अगर हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा हो, अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा हो। तो ये जो हमने प्रीवियस जो सर्फेक्टेंट देखे हैं इनमें से जिसकी हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा है उसमें माइसल ज़्यादा आसानी से बनेंगे और जल्दी बनेंगे। टेंडेंसी ऑफ सर्फेक्टेंट टू प्रोड्यूस माइसल इन एक्वस सोल्यूशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। बायोडिग्रेडेबिलिटी, सर्फेक्टेंट में अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ ज़्यादा हो तो वो सर्फेक्टेंट इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, वो ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन ब्रांचिंग। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचिंग होंगी तो उसकी इफेक्टिव चेन लेंथ कम हो जाएगी और बायोडिग्रेडेबिलिटी भी कम हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही इफेक्टिव चेन लेंथ कम होगी और बायोडिग्रेडेबिलिटी भी कम होगी। बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इनवर्सली डिपेंड ऑन, ये मेरा ख्याल है पॉइंट फिलहाल निकाल दें, फिनाइल ग्रुप सेंट्रल कार्बन एटम के जितना करीब होता जाएगा। अगर हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट में कोई फिनाइल ग्रुप है, कोई बेंजीन रिंग अटैच है, तो वो बेंजीन रिंग अगर तो टर्मिनल पोजीशन पर है तो वो हाइड्रोफोबिक पार्ट की लेंथ को इंक्रीज करेगी और बायोडिग्रेडेबिलिटी को भी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर फिनाइल ग्रुप सेंट्रल पोजीशन पर नहीं है तो फिर वो ब्रांच कंसीडर होगा, और हमने पढ़ा है कि ब्रांचेस की वजह से बायोडिग्रेडेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ब्रांचेस की वजह से इफेक्टिव चेन लेंथ कम हो जाती है हाइड्रोफोबिक पार्ट की। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी डिक्रीजेस एज फिनाइल ग्रुप मूव्स टुवर्ड सेंट्रल कार्बन एटम। नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन ब्रांचिंग। जितना ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना थर्मल स्टेबिलिटी सर्फेक्टेंट की कम हो जाएगी। टॉक्सिसिटी, सर्फेक्टेंट जितना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होगा उतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा। तो जिन प्रॉपर्टीज़ पर बायोडिग्रेडेबिलिटी, जिन पैरामीटर पर बायोडिग्रेडेबिलिटी डिपेंड करती है उन्हीं पैरामीटर पर, उन्हीं फैक्टर्स पर टॉक्सिसिटी डिपेंड करती है और तकरीबन उसी तरह डिपेंड करती है। यानी टॉक्सिसिटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सर्फेक्टेंट ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होंगे और ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। एंड टॉक्सिसिटी इनवर्सली डिपेंड ऑन ब्रांचिंग। जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट में ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उतना ही इफेक्टिव चेन लेंथ कम होगी, बायोडिग्रेडेबिलिटी भी कम होगी, टॉक्सिसिटी भी कम होगी। यानी इफेक्टिव चेन लेंथ सर्फेक्टेंट की अगर ज़्यादा होगी तो सर्फेक्टेंट ज़्यादा टॉक्सिक होगा और ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल होगा। अगर इफेक्टिव चेन लेंथ
सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ अगर कम होगी देन वो सरफेक्टेंट कम बायोडिग्रेडेबल होगा और कम टॉक्सिक होगा। टॉक्सिसिटी डिक्रीजेस एज फिनाइल ग्रुप मूव्स टुवर्ड सेंट्रल पोजीशन। सरफेक्टेंट का के हाइड्रोफोबिक पार्ट में अगर फिनाइल ग्रुप मौजूद है और ये फिनाइल ग्रुप टर्मिनल कार्बन के साथ नहीं है बल्कि ब्रांच की फॉर्म में अटैच है, देन ये हाइड्रोफोबिक पार्ट की इफेक्टिव चेन लेंथ को डिक्रीज करेगा और टॉक्सिसिटी को भी डिक्रीज करेगा। अब बच्चों इट मीन कि अगर आपको डिफरेंट सरफेक्टेंट गिवन हो तो उसको देख के आप बता देंगे कौन सा सरफेक्टेंट ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल है, किसकी सरफेस एक्टिविटी ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है एंड सो ऑन। अगर आपके पास कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैं तो कैटायनिक सरफेक्टेंट ज़्यादा टॉक्सिक होंगे एज कंपेयर टू एनायनिक सरफेक्टेंट। टॉक्सिसिटी ऑफ कैटायनिक सरफेक्टेंट इज ग्रेटर देन टॉक्सिसिटी ऑफ एनायनिक सरफेक्टेंट एंड toxicity of anionic surfactant is greater than toxicity of non-ionic surfactant. Cationic surfactants are more toxic than anionics and anionics are more toxic than non-ionics. अगर बात हो non-ionic surfactant की, non-ionic surfactant में अगर पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्रुप ज़्यादा हों तो हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और हाइड्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो माइसल बनाने की एबिलिटी कम होगी और सरफेस एक्टिविटी कम होगी। यानी अगर पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्रुप नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में ज़्यादा हो तो हाइड्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज होने से ये हमने प्रीवियस पॉइंट्स में पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज़ किस तरह चेंज होती हैं। सिमिलरली अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट में पॉलीऑक्सी प्रोपाइलीन ग्रुप ज़्यादा हो तो हाइड्रोफोबिक करैक्टर ज़्यादा होगा, हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा होगी। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की रोशनी में हम सरफेक्टेंट की परफॉर्मेंस को असेस करते हैं। सरफेक्टेंट्स आर परफॉर्मेंस केमिकल्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सरफेक्टेंट्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसलिए इन्हें परफॉर्मेंस केमिकल्स कहा जाता है। और सरफेक्टेंट की परफॉर्मेंस को हम दो तरह से असेस करते हैं, इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी एंड इन टर्म ऑफ इफेक्टिवनेस। पहले हम देखते हैं एफिशिएंसी क्या है। अगर किसी फिनोमेना में सरफेक्टेंट की कम अमाउंट यूज होती है तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे एफिशिएंसी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ सरफेक्टेंट टू रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गिवन चेंज इन अ फिनोमेना। किसी फिनोमेना में स्पेसिफिक चेंज लाने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है सरफेक्टेंट की उसे कहा जाता है एफिशिएंसी। It is measure of equilibrium concentration of surfactant to bring given change in phenomena. For example, phenomena है surface tension की reduction का, तो हम कहते हैं कि जो surface tension, इसमें हमने म्यार बनाया है 20 मिली न्यूटन पर मीटर को। जो surfactant surface tension में मिनिमम अमाउंट, जो surfactant मिनिमम अमाउंट के साथ surface tension में 20 मिली न्यूटन पर मीटर की डिक्रीज कर देता है वो सरफेक्टेंट ज़्यादा एफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 सरफेक्टेंट हैं और हम देखते हैं कि ये सरफेक्टेंट अगर वाटर की सरफेस टेंशन को हम 20 मिली न्यूटन पर मीटर तक डिक्रीज करना चाहें तो जो सरफेक्टेंट मिनिमम अमाउंट में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा वो सरफेक्टेंट ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यूँ समझ लें कि जो बंदा
थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर ले वो ज़्यादा एफिशिएंट है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सरफेक्टेंट टू डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाई 20 मिली न्यूटन पर मीटर। मैथमेटिकली efficiency is concentration of surfactant at interface divided by concentration of surfactant in bulk. It has no unit और इसको e पावर माइनस डेल्टा जी ओवर आर टी इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेगेटिव वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज। एड्सॉर्प्शन की गिब्स एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। एंड efficiency inversely depends on temperature. It has no unit. इसमें C interface mean concentration of surfactant at interface, C bulk mean concentration of surfactant in bulk. तो surfactant which requires least amount to reduce surface tension by 20 millinewton per meter is the most effective. वो surfactant most effective होगा जो मिनिमम अमाउंट के साथ सरफेस टेंशन में 29 पर सेंटीमीटर या 20 मिली न्यूटन पर मीटर की डिक्रीज कर दे। 20 मिली न्यूटन पर मीटर मीन 20 डाइन्स पर सेंटीमीटर। या सिस्टम इंटरनेशनल में आप कह सकते हैं 0.02 न्यूटन पर मीटर। This is called efficiency. The minimum amount of surfactant to decrease surface tension of water by 20 millinewton per meter is called efficiency. Effectiveness. एफिशिएंसी में हमने कहा था कि किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना में कोई स्पेसिफिक चेंज लाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट यूज होती है सरफेक्टेंट की उसे एफिशिएंसी कहते हैं। और फिनोमेना हमने सेलेक्ट कर लिया सरफेस टेंशन का, डिक्रीज इन सरफेस टेंशन का, और उसको और चेंज स्पेसिफाई कर ली 20 मिली न्यूटन। तो हमने कहा कि 20 मिली न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन डिक्रीज करने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होगी दैट इज एफिशिएंसी। अब देखें इफेक्टिवनेस। मैक्सिमम चेंज लाने के लिए किसी भी फिनोमेना में मैक्सिमम चेंज लाने के लिए सरफेक्टेंट की जितनी अमाउंट यूज होगी किसी भी फिनोमेना में जो मैक्सिमम चेंज लाई जा सकती है सरफेक्टेंट से उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। अब इसमें अमाउंट हम नहीं कंसीडर करेंगे। The maximum change in phenomena produced by surfactant irrespective of amount is called effectiveness. It mean अगर हम सरफेस टेंशन को ही स्टैंडर्ड बनाएं तो मैक्सिमम चेंज इन सरफेस टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय सरफेक्टेंट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। अब इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि अमाउंट कितनी यूज हुई है। क्रिकेट की लैंग्वेज में आप यूं कह लें कि जो बैट्समैन थोड़ी गेंदें खेल के ज़्यादा स्कोर बना ले वो मोस्ट एफिशिएंट है, और जो ओवरऑल ज़्यादा स्कोर करे चाहे गेंदें जितनी भी ज़ाया कर दे, जो ओवरऑल ज़्यादा स्कोर करता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो टेस्ट क्रिकेट में इफेक्टिव खिलाड़ियों की ज़रूरत है और 2020 में एफिशिएंट बैट्समैन की ज़रूरत है। Maximum change in surface tension produced by surfactant is called effectiveness irrespective of the amount used. It is the measure of maximum effect that surfactant can produce in interfacial phenomena. Interfacial phenomena में surfactant जितना maximum effect दे सकता है, यानी कोई surfactant surface tension को जितना maximum reduce कर सकता है वो most effective consider होगा। Effectiveness depends on maximum concentration of surfactant at interface, and effectiveness directly depend on maximum concentration of surfactant at interface and inversely depend on area of cross section.
अब इस पूरी बात का खुलासा ये है कि surfactant which reduces surface tension to maximum extent is most effective. एफिशिएंसी में हमने पढ़ा था कि जो सरफेक्टेंट मिनिमम अमाउंट के साथ सरफेस टेंशन को 20 मिली न्यूटन पर मीटर तक डिक्रीज कर दे वो सरफेक्टेंट मोस्ट एफिशिएंट है। और इफेक्टिवनेस में हमने देखा कि जो सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को मैक्सिमम रिड्यूस कर दे वो मोस्ट इफेक्टिव है। अब इसमें ये हम नहीं नोट करेंगे कि वो उसने कितनी अमाउंट यूज़ की। एक बैट्समैन ने लेट सपोज 20 गेंदों पर 50 रन कर लिए और दूसरे बैट्समैन ने 200 गेंदों पर 100 रन किए, लेकिन ओवरऑल स्कोर चूंकि उसका ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जिस बैट्समैन ने क्रीज पर ज़्यादा टाइम पास किया वो ज़्यादा इफेक्टिव है, और जिसने थोड़े टाइम में ज़्यादा स्कोर कर लिया वो मोस्ट एफिशिएंट है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके मिड में इंक्लूड होगा। अपना ख्याल रखिएगा, सरफेक्टेंट को समझने की कोशिश करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।